assertion, choose a correct alternative given below. सबसे पहला assertion दिया है, the excessive regulation of permit license large prevented certain private firms from becoming fair competitive. दूसरा, Both A and R are true, but R is not the correct explanation. ओके, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर वेस्टेड ह्यूज अमाउंट्स इन obtaining license rather than on improving the product quality and international competitiveness. अब कंपटीशन को प्राइवेट सेक्टर ने वैसे भी जो है परमिट्स लेने पे, लाइसेंसेस लाइसेंस लेने पे ही सारा पैसा खर्च करा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव ना करा और ना ही कोई इंटरनेशनल कंपटीशन पे कोई भी उन्होंने फोकस करा। पहले उस assertion में वो बोल रहा है कि जो रेगुलेशन है परमिट लाइसेंस का वो प्रिवेंट करता है सर्टन प्राइवेट फर्म्स को फॉर फ्रॉम बिकमिंग फेयरली कॉम्पिटिटिव, कि एंट्री जो रिस्ट्रिक्शन है वो कॉम्पिटि एंट्री रिस्ट्रिक्शन क्या कर दी गई, कम कर दी गई, और इम्प्रूवमेंट भी कोई नहीं हुई प्रोडक्ट में। तो दोनों ही असर्शन और रीजन आपके ट्रू हैं, और जो रीजन है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है असर्शन की। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही एक ही बात बोल रहे हैं। असर्शन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर दी, लाइसेंसिंग की पॉलिसी ला दी, तो क्या हो गया, कंपटीशन कम हो गया। और दूसरे में प्राइवेट सेक्टर ने लाइसेंसिंग जो रिस्ट्रिक्शन थी उसी पे ही पैसा खर्च करा कि हमें लाइसेंस मिल जाए, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी और कंपटीशन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो दोनों ही असर्शन जो रीजन है वो असर्शन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर? क्लियर मन्नत? Yes, ma'am. उसके बाद है, इन द डिकेड ऑफ द 1970s पाकिस्तान नेशनलाइज इज डैश इंडस्ट्रीज। अब 1970s में पाकिस्तान ने अपनी कौन सी इंडस्ट्री को नेशनलाइज करा था? दैट इज कैपिटल इंडस्ट्रीज। कि पाकिस्तान ने हैवी स्टील और हैवी जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज थी उसी को ही नेशनलाइज करा। और उस टाइम पे इंडिया ने जो है वो स्पेस दी थी। हम लिख सकते हैं इंडिया गिव स्पेस टू प्राइवेट सेक्टर। 1970 में 70 में इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दी थी, और पाकिस्तान ने जो है अपने कैपिटल को नेशनलाइज करा था, जिसमें हैवी स्टील इंडस्ट्रीज थी, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज थी, ये सब चीजें। क्लियर? Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें एक स्टेटमेंट ठीक होगी, गलत होगी, या दोनों ठीक होगी या तो दोनों गलत होगी। सबसे पहला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। Under the colonial rule, basic infrastructure like railways, post and telegraph, etc. was developed. ये स्टेटमेंट ठीक है। The real True. motive behind the infrastructure development in India was to strengthen the British interest. तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट True. क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसमें True. कोई वो नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला सिस्टम नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राम ब्रिटिशर्स ने लाया था, और उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लाया था, कोई हमारी डेवलपमेंट नहीं करनी थी इंडिया की। सेकंड है, आइडेंटिफाई विच ऑफ C द part. फॉलोइंग, और बी पार्ट नहीं, आइडेंटिफाई विच C ऑफ द part. C फॉलोइंग, part. सी पार्ट। प्रोडक्शन जो है वो पार्ट नहीं है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का। असेंबलिंग है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है, ग्रेडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी है। बट प्रोडक्शन जो है वो हमारा पार्ट नहीं है, सॉरी, इसका बी पार्ट है। सही बोला था आपने, इसका आंसर है बी पार्ट। प्रोडक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, बाकी सब है। जब इनमें अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पे प्रोडक्शन लिखा होगा मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का, तो प्रोडक्शन जो है उसका पार्ट नहीं है। असेंबलिंग है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है, ग्रेडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बट प्रोडक्शन नहीं है।
Next, assertion and reason. Read the following statement, assertion, reason, choose the correct alternative. सबसे पहले दिया है WTO World Trade Organization is expected to establish the rule-based trading regime to avoid unilaterally placed arbitrary restrictions by member nations. Reason दिया है it is imperative to enlarge world production and ensure optimum utilization of world resources along with environmental protection, sorry. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेगुलेशन लाए, जिनमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई। रिस्ट्रिक्शंस इससे लगाई गई थी ताकि एक तो वो प्रोडक्शन को एनलार्ज कर सके, दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके अपने रिसोर्सेज की, तीसरा इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन कर सके। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट, नेक्स्ट भी assertion और रीजन है। China has used the market mechanism to create additional social and economic opportunities for its citizens. Social infrastructure creation by the government has brought positive results in human development indicator in China. चाइना ने मार्केट मैकेनिज्म का जो है यूज करा, बिल्कुल, ताकि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अपने सिटीजन के लिए लाई, बिल्कुल करा, जिसमें उसने प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन थी उसको बढ़ा दिया। अब दूसरा रीजन वो बोल रहा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बाय द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट इन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर इन चाइना। तो क्या दोनों ठीक हैं? दोनों दोनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट आर है वो They एक are not the correct correct है, explanation नहीं है। क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने की, एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक फैसिलिटीज जो है वो सब पे उन्होंने स्पेंडिंग जो है हैवी स्पेंडिंग करी, लेकिन वो मार्केट मैकेनिज्म से उसका कोई भी लेना देना नहीं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, identify the following alternatives the incorrect objective of regulated agriculture market। अब एग्रीकल्चर मार्केट का इनमें से कौन सा इनकरेक्ट इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव है? करेक्ट नहीं। टू मेक द मार्केटिंग सिस्टम efficient and effective for farmers to get best price of their product। बिल्कुल सही, ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी? मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट की। तो ये तो नहीं है क्योंकि D हमने part. पूछा हुआ है। हाँ जी, D part. डी पार्ट, हाँ। सेकेंड है टू डिस्करेज इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स, ये इनकरेक्ट है। और लास्ट है इसका टू डिस्करेज फार्मर्स फ्रॉम इंप्रूविंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस। वो ये नहीं किया गया था, उल्टा फार्मर्स को तो इनकरेज करा गया था। और टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, ये ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर मार्केट का। लास्ट है आपका, इसके बाद और है ना? हाँ, इसके बाद है। उसके बाद आपका है, इसमें पूछा गया है इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉर इंट्रोड्यूस इन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर डैश एंड डैश रिस्पेक्टफुली। तो भाई इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं वो इंडिया में 1991 में आए थे और पाकिस्तान में 1988 में आए थे, यही है। Yes, ma'am. यही है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया एक और। बोल रहा है एज पर द नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नेसो, अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन इन विच ऑल दोस who owing a lack of work are not working but are seeking work from prospective employers. They express their willingness या availability to work under the prevailing condition of work and remuneration। तो हाँ भाई, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोगों को काम नहीं मिलता बट वो काम करना चाहते हैं, उनमें एबिलिटी भी है और वो काम भी करना चाहते हैं, जो भी। Both the statements are true. तो इसमें क्या है? बोथ द स्टेटमेंट। और डिसगाइज एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में मैसिव है, क्योंकि एग्रीकल्चर सब में डिसगाइज एंड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर नेशन ऑफ G20। तो इनमें से G20 का मेंबर जो है वो बांग्लादेश। Bangladesh.
हाँ, बांग्लादेश नहीं है, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा, चाइना, ये सब है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि G20 के हमें 20 मेंबर्स के नाम याद होने चाहिए कि 20 मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। अर्जेंटीना है आई थिंक, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, और कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, जर्मनी, है ना, ये सब होंगे। इंडोनेशिया, इटली, और आई थिंक जापान भी है, रशिया भी है। और वो यूएसए के नीचे छोटी सी कंट्री है ना, क्या नाम है उसका, मैक्सिको, मैक्सिको भी है, साउथ मेक्सिको। अफ्रीका भी है। और बाकी देखने पड़ेंगे। साउथ अफ्रीका, कोरिया भी है, साउथ कोरिया भी है, और आई थिंक यूरोपियन नेशन यूनियंस भी हैं शायद G20 का हिस्सा। तो ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। टर्की भी होगा मेरे ख्याल से। ये थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा G20 के मेंबर्स कौन कौन से हैं, तभी हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। यस मैम। अब मंडे को हम जो है इसके अब जो है सारे थ्योरी, ये सॉरी, ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिल अप ये सब खत्म हो गए। मंडे को हम इसका थ्योरी वाला पार्ट जो है स्टार्ट करेंगे। 28, 29, 30, 31। अच्छा, ये 6 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। चलो देखते हैं, इजी लग रहा है वैसे। हाँ, आपको तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। चलो कोई बात नहीं, करेंगे, ठीक है। मंडे को उसका थ्योरी पार्ट ओके करेंगे। मैम। और कोशिश करेंगे कि मंडे को ये इंडियन इकोनॉमी जो है खत्म हो जाए, नहीं तो मंडे और ट्यूसडे को तो हो ही जाएगी, 2 दिन में खत्म हो जाएगी। तो सेट 1 हमारा हो जाएगा 2024 का, तो हम सेट 2 पे आ जाएंगे। और तीनों सेट हैं तो मे भी उनमें क्वेश्चंस भी जो है आपस में मिलते जुलते हो। ठीक है। यस मैम। तो इसके बाद फिर 2025 का कर लेंगे और सैम्पल पेपर। तो हो गया, काफी सिलेबस हो गया, सॉरी पी बाई की यस होगा। मैम। ठीक है। चलो फिर अब आप ओके क्लास लीव मैम। कर सकते हैं। ओके। थैंक यू मैम। यू वेलकम।